हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज के केस स्टडी सीरीज में हम बात करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। केस स्टडी सीरीज या केस स्टडी क्वेश्चंस एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है जो सच में नीट वाली फीलिंग देते हैं बोर्ड्स में, जिसकी वजह से बच्चे बड़ा डरते हैं इससे। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन को डिकोड कैसे करें, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो मैं इस सीरीज में आपको वही बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उन्हें कैसे आपको डिकोड करना है और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। उससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनफर्टिलिटी और एआरटी के बारे में। अ कपल विजिट्स क्लिनिक आफ्टर डिफिकल्टी कंसीविंग फॉर ओवर अ ईयर। इन्वेस्टिगेशन रिवील लो स्पर्म मोटिलिटी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लो स्पर्म मोटिलिटी यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे रिवील हो चुका है कि मेल में क्या है, लो स्पर्म मोटिलिटी है। दूसरा फीमेल में क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है फर्टिलाइजेशन की। मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं हो रहा है या oogenesis नहीं हो रहा है, वो दोनों ठीक से हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है फर्टिलाइजेशन साइट की। तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाउ स्पर्म मोटिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब अफेक्ट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आप क्या एआरटी मेथड्स अप्लाई करोगे। तीसरा है कि इनवर्टी फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उससे अगर आप देखोगे तो हमारे की कंसेप्ट्स क्या है। पहला है फर्टिलाइजेशन साइट। फर्टिलाइजेशन साइट यहाँ पे आप देखोगे कि एम्पुलर स्टमिक जंक्शंस होते हैं। अगर यही ब्लॉक हुआ तो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। दूसरा है स्पर्म मोटिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पर्म मोटिलिटी को क्या करना पड़ता है, पेनिट्रेट करना पड़ता है ओवम को। अगर ये लो मोटिलिटी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म मोटिलिटी इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि स्पर्म क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जो वजाइना से ऊपर तक एम्पुला तक या एम्पुलर स्टमिक जंक्शन तक ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरा, जो फीमेल की इम्यून सिस्टम है, उस फीमेल की वो स्पर्म को एज अ फॉरेन एजेंट पकड़ती है और उसके अगेंस्ट क्या करना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जो फीमेल के WBCs है उसे स्पर्म को फाइगोसाइट करते हैं। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है तो चांसेस है कि वो सबसे ज्यादा फाइगोसाइट हो जाएंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच के भी उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो एआरटी क्या होता है, एक तो IVF है, ICSI है, जिफ्ट है, गिफ्ट है और IUI है। उससे हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो है इनवर्टी फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपको क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वहां पे ना एम्ब्रियोजेनेसिस आउट ऑफ द बॉडी होता है, वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउट ऑफ द बॉडी होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्यूब ब्लॉकेज हुआ था उसे हम बाईपास कर सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे, क्योंकि यूटेरस जो है उस वुमन का ठीक है, उस यूटेरस में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार उसे देख लो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप सेम ऐसा आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि स्पर्म मोटिलिटी क्रूशियल क्यों है, क्योंकि रीच एंड फर्टिलाइज द ओवम करना पड़ता है। लो मोटिलिटी क्या करता है, रिड्यूस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम मीटिंग स्पर्म एंड ऑल्सो ब्लॉक द पैसेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और IVF की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। जो हमारा दूसरा है वो ART। हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लो स्पर्म मोटिलिटी जो है वो निकल जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, इंसेमिनेशन डायरेक्टली करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से जो स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से उसका जो क्या बोल सकते हैं ट्रांसफर था वो रुक जाएगा। हम क्या करेंगे, इन विट्रो या इंट्रायूटेराइन करेंगे बाय प्लेसिंग कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म डायरेक्टली इनटू द यूटेरस। और फिर ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स के लिए क्या कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों भी एक्सप्लेन कर लिए, आप चाहे तो एक लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, IVF के स्टेप्स है। पहला क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा।
दूसरा एग रिट्राइवल फ्रॉम ओवरीज, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या करेंगे हम, ओवरीज से वो हमारा जो ओव्यूल है वो बाहर निकालेंगे, स्पर्म कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मेल पार्टनर और फर्टिलाइज कहाँ पे करेंगे, इन लैब कंडीशंस में उसे फर्टिलाइज करेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोज को हम क्या करेंगे, टिल ब्लास्टोसिस स्टेज तक इन विट्रो रखेंगे। उसके बाद उस हेल्दी एम्ब्रियोज को क्या करेंगे, हम यूटेरस में वापस इम्प्लांट कर देंगे। तो इतने सारे स्टेप्स आपको लिखनी है, ऐसी ही लैंग्वेज में लिखनी है ताकि क्या हो, आपको पूरे मार्क्स मिल सके। इसमें आपको प्रॉपर टिप क्या याद रखनी है, लो स्पर्म मोटिलिटी हो या काउंट हो तो आप क्या यूज करेंगे, ICSI और IUI। अगर ब्लॉक्ड ओविडक्ट है तो आप क्या यूज करेंगे, IVF एंड ZIFT। अगर इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज है, जैसे मैंने आपको कहा कि फीमेल की इम्यूनोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो स्पर्म्स को आने ही नहीं दे रही है, स्पर्म्स को ब्लॉक कर रही है, उन्हें माइक्रोफैज कर रही है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ICSI यूज कर सकते हैं या सेरोगेसी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। इसमें भी वही है कि फर्टिलिटी क्लिनिक पे जा रहे हैं वो आफ्टर 2 years ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कंसीव। डॉक्टर एक्सप्लेन क्या करते हैं, सेवरल स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, जैसे गैमेट फॉर्मेशन हो गया, इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोर्टिव यूटेराइन एनवायरनमेंट हो गया। फिर उससे जब लैबोरेटरी रिपोर्ट आया तब क्या मिला कि अगेन लो स्पर्म काउंट है बट स्ट्रक्चरली नॉर्मल स्पर्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्टेड है या स्पर्मियोजेनेसिस अफेक्टेड है। यहाँ पे लो स्पर्म काउंट है, मतलब माइटोसिस मियोसिस क्या हुआ है, कम हुआ है। स्ट्रक्चरली नॉर्मल स्पर्म है, इसका मतलब स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होने की प्रोसेस ठीक है, लेकिन जो ऊपर से मदर स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होने तक की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो फॉल्टी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस डिफिकल्ट है। जो पिछला हमने देखा केस स्टडी 1, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक था लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, इम्प्रॉपर था। वहाँ पे फीमेल में क्या है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब 20th डेट की साइकिल है, उसमें हेल्दी ओवरीज है और फेलोमियल ट्यूब्स भी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे प्रॉब्लम मेल में है। डॉक्टर सजेस्टेड एन ART टेक्निक टू इम्प्रूव देयर चांसेस। इससे आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एंड स्टेट वेदर इट ऑकर्स नॉर्मली, व्हाट आर एसेंशियल कंडीशंस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, और ART के बारे में बताओ। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पूछे गए। पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे मैं आपको कहा, क्योंकि यही क्या है, वहां पे प्रॉब्लम है। स्पर्मियोजेनेसिस ठीक है लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉब्लम है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। हार्मोनल कंट्रोल कौन से यहाँ पे FSH है, LH है, टेस्टोस्टेरोन है। इन तीनों में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं हुआ है। आपको इससे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछा है तो सिर्फ यही होगा। हार्मोन के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, FSH इन्हीं से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ओजेनेसिस जो नॉर्मल है वो क्या हुआ, मियोसिस में क्या होता है, अरेस्टेड होता है टिल ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उससे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे होता है, एम्पुलर इस्टेमिक जंक्शन में होता है। इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में क्या होता है, वो जाके अटक जाता है या जाके अटैच हो जाता है। उससे क्या चाहिए हमें, रिक्वायर थिक एंड वेस्कुलर एंडोमेट्रियम। अगर ये ना हो तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ART हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एडिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन नेचुरल कंसेप्शन फेल्स, डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइंग कॉज, मतलब कौन सा कॉज है उससे हम देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये आप सबको पता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, माइटोटिक डिविजन होता है टू फॉर्म स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फ्रॉम प्राइमरी oocyte होता है जो अरेस्टेड कहाँ पे होता है, प्रोफेज 1 में, रिज्यूम होता है एट प्यूबर्टी, फॉर्मिंग सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, जो कब कंप्लीट होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वरना वो मियोसिस 2 में ही अटका रहेगा। ये चीजें आपको लिखनी है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एंड स्टेट वेयर इट नेचुरली नॉर्मली ऑकर्स, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम ऑकर्स इन एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन
एम्पुलर स्टोमिक जंक्शन ही लिखना है, एम्पुलर स्टोमस नहीं लिखना। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद दैट ऑफ ओवम फॉर्मिंग डिप्लॉयड जाइगोट। प्लॉयडी लिखना जरूरी है, अगर आप प्लॉयडी नहीं लिख रहे हो तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि कंडीशंस क्या क्या चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एक तो थिकन वेस्कुलर एंडोमेट्रियम चाहिए जो क्या कर सके प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन करता है, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चाहिए, टाइमली चाहिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली है तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होगा, अच्छी क्वांटिटी में होगा, जिसकी वजह से थिकन वेस्कुलर सिस्टम क्या हो जाएगी, रहेगी। नेसेसरी फॉर ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। इसके बाद ये पॉइंट आपके नीट में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप फिर भी लिख सकते हो, वो है फीमेल की इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसकी वजह से वो स्पर्म को भी क्या करे, फाइब्रोसाइड करे, या स्पर्म को भी क्या करे, किल करे। अगर ऐसी चीजें है तो ये चीजें होने के बाद भी क्या होगा, स्पर्म्स एक तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन्हें पहले ही फाइब्रोसाइड किया जाता है। उसके बाद हमें 1ART के बारे में बताना है। हम क्या बता सकते हैं, अगेन इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में बता सकते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बता सकते हैं। IVF में क्या किया जाता है, एग्जा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल फर्टिलाइज्ड विद सिलेक्टेड स्पर्म इन द लैब रिजल्टिंग इन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन यूटेरस। बाईपास क्या करता है, ये लो स्पर्म काउंट को क्या करेगा, बाईपास करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स जो तैयार हो रहे वो क्या है, मैच्योर है, कम हो रहे लेकिन मैच्योर हो रहे, इसलिए यहाँ पे स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका नंबर क्या है, कम है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था टॉप पर टिप, लो स्पर्म काउंट हो तो आप क्या यूज करेंगे, IUI और IVS। ब्लॉक ट्यूब्स हो तो आप क्या करेंगे, IVF और जिफ्ट। ओव्यूलेशन का इश्यू है तो आप हार्मोनल थेरेपी लेंगे। यूटेराइन इश्यू है तो आप सरोगेसी कर सकते हैं। तो ऐसी ये अगर आपको याद रहे तो आप ये याद रखिए, क्योंकि अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपको इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन के बारे में। zygote formed after fertilization undergoes repeated mitotic divisions and forms blastocyst. The blastocyst then attached to the lining of uterus for further development. What is the term for repeated cell division of zygote? Halostructure formed after cleavage. Implantation occurs in female reproductive system. What happens if implantation fails? पहले दो क्वेश्चंस में हमने ART के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब इस दो टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इस दो केस स्टडीज में क्या हम पढ़ेंगे वो है क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन, इन तीन टॉपिक्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, क्लीवेज के बारे में पूछा है। क्लीवेज मतलब क्या है, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट। इससे क्या होगा, जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोमियर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन क्या है, क्लीवेज के बाद फ्लूइड फिल्ड हेलोस्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसकी वजह से जो अंदर का सेल मास उसे एम्ब्रियो बोल सकते हैं, जो बाहर का सेल मास उसे ट्रोपोब्लास्ट बोल सकते हैं, और ट्रोपोब्लास्ट आगे चल के क्या करेगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लांटेशन, मतलब क्या, जो ब्लास्टोसिस्ट तैयार हुआ है वो यूटेराइन वॉल में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन फेलियर, वो क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ठीक से अटैचमेंट नहीं हुआ या प्रोजेस्टेरॉन की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। इससे आपको क्वेश्चंस, व्हाट इज द टर्म फॉर रिपीटेटिव सेल डिवीजन, उसका प्रोसेस क्या है, क्लीवेज। बिगिन कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हेन जाइगोट ट्रैवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। अगेन बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जिन्होंने क्लीवेज यूटेरस में बोला था, यूटेरस में क्लीवेज स्टार्ट नहीं होता, क्लीवेज स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में और जाके खत्म होता है यूटेरस में। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें बोर्ड्स में उन्होंने सही लिखा है, उन्हें मार्क्स फुल मिल जाएंगे, लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब में होता है वहीं पे फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है, और यूटेरस में आते आते तब तो वो ब्लास्टोमियर फॉर्म भी हो जाता है। इसलिए मत भूलिए कि क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्ट्रक्चर बताओ, जो क्या होगा क्लीवेज के बाद फॉर्म होगा। क्लीवेज के बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा। ब्लास्टोसिस्ट और मोरुलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट क्या कब होगा,
जब फ्लूइड फिल कैविटी ब्लास्टोसिल अपीयर्स इनसाइड इट, मतलब जो सेल, पूरा सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब फ्लूइड फिल कैविटी आना स्टार्ट हो जाएगी तब उसे क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। उसका आउटर लेयर क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन में और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। जो इनर सेल मास है वो कहाँ पे हेल्प करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो भी हमारे 3 लेयर्स जो हम बोलते हैं ना, एक्टोप्लास्ट, एंडोप्लास्ट, वो सारे किससे फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं। जो हमारा एक्टोडर्म है वो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करता है, जो मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, वो कौन फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है इम्प्लांटेशन ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है, उसके पोस्टीरियर वॉल में होता है। ये थिकन कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर थिकन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन काम नहीं करेंगे, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इफ इम्प्लांटेशन फेल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि इम्प्लांटेशन फेल कब होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अटैच नहीं कर पाएगा, या क्या, और जब अटैच नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अनइम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट डीजेनरेट एंड एक्सपेल आउट ऑफ यूटेरस, उस फीमेल की बॉडी के बाहर वो निकाल दिया जाएगा। अब इस पूरे तीनों टॉपिक से आपने क्या पढ़ा, पूरे तीनों क्वेश्चन से आपने क्या पढ़ा कि आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स याद रखने हैं। कैसे कैसे, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज, उसके बाद मोरूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद इम्प्लांटेशन। और आपको टाइम लाइन एक याद रखनी है। डे 0 में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डे 2-3 में क्या होता है, क्लीवेज होता है, डे 4 में मोरूला होता है, डे 5-6 में ब्लास्टोसिस्ट होता है, और डे 7 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 7 में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी सारी प्रॉपर टिप्स आपको याद रखनी है ताकि आपको ये जो इस पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर आपको केस स्टडी अगर आपको पूछा जाए तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं। मैंने आई होप सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कुछ बचे हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।